नमस्कार दोस्तों, मैं भोजराज हमारे YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने व्याकरण से संबंधित वाच्य को लेकर के आया हूँ। वाच्य क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय है। हाँ, कल हमने पढ़ा था क्रिया, तो क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय है, क्योंकि क्रिया को पढ़ने के बाद अगर हम वाच्य को पढ़ते हैं तो हमारा व्याकरण का एक और पाठ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो लीजिए, आज आपके सामने प्रस्तुत है वाच्य। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। हाँ, क्रिया रोना, हंसना, खाना, पीना, देखना, ये सब क्रिया है, तो इसका रूपांतरण वाच्य है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। और ये वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों से बनता है। जैसे राम ने दूध पिया, तो यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। और यहाँ पर दूसरा है सीता गाती है, तो अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। सीता गाती है कह रहा है, तो क्या गाती है? जब हम जान रहे हैं कि सीता गाती है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, उसी को अगर कहा जाता कि सीता गीत गाती है, तो यहाँ पर भी सकर्मक हो जाता। तो यहाँ शुरू में कहा गया है कि कर्तृवाच्य जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया से बनता है। फिर आगे आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। कर्म की प्रधानता का क्या होता है? बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, सिर्फ सकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, गीत गाया गया। हाँ, लेख लिखा गया और गीत गाया गया। फिर उसके बाद आता है तीसरा में भाववाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, अकर्मक क्रिया से बनता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता। यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इसी में कह सकते हैं कि मुझसे धीरे से चला नहीं जाता, या उससे कभी भी चुप नहीं रहा जाता। इस प्रकार का होता तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती, लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर सिर्फ भाव के बारे में पता चल रहा है, अतः यहाँ पर भाववाच्य है। फिर आगे देखते हैं वाच्य के प्रयोग। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? हाँ, वाच्य में क्रिया जो है किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का कि कर्म का या भाव का? इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला है कर्तरी प्रयोग। वाच्य के प्रयोग में कर्तरी प्रयोग पहला आता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों,
तब कर्तरी प्रयोग होता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वहाँ पर क्या होता है? कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया जो है कर्तानुसारी है। सीता आम खाती है, इसमें भी क्रिया जो है क्या है? कर्तानुसारी है, इसलिए यहाँ पर कर्तरी प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा है कर्मणि प्रयोग। जब वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों तब वहाँ पर कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे राधा ने गीत गाया। राधा ने गीत गाया, क्रिया के यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार पुल्लिंग है। क्रिया कर्म के अनुसार क्या है? पुल्लिंग है। राधा ने गीत गाया, ये गीत जो है पुल्लिंग है, इसीलिए यहाँ पर गीत गाया हुआ है। मोहन ने किताब पढ़ी, किताब स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग है। फिर तीसरा इसी में देखते हैं भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे राम से रोया नहीं जाता, सीता से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता। तो इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है। इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया क्या है? अपरिवर्तित है, तथा वह पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में है, अतः ये भावी प्रयोग है। फिर आगे देखते हैं, ये तो वाच्य खत्म हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा है ये काल। क्या आ जाता है? काल। हाँ, तो काल का क्या मतलब होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य या व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो भी हम काम करते हैं तो उसमें जो भी समय लगता है, हमारा काम चाहे पूरा होता है चाहे पूरा नहीं होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब काल के तीन भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है, मतलब जो भी हम काम करते रहते हैं वह होते रहता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं। हाँ, जो हम काम कर रहे हैं, कर लिए, कर चुके, करने वाले हैं, करूँगा, इस प्रकार की जो बातें करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से वर्तमान काल के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। पहला है सामान्य वर्तमान। अब इसमें देखते हैं, राम पढ़ता है, सामान्य हो गया, राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। इसी में दूसरा प्रकार है तात्कालिक वर्तमान। राम पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। फिर तीसरा है पूर्ण वर्तमान। राम पढ़ चुका है, क्या कर चुका है? पढ़ चुका है। फिर चौथा है संदिग्ध वर्तमान। राम पढ़ता होगा, इसमें थोड़ा सा संदिग्ध है, मन में संशय है, डाउट है कि राम पढ़ता होगा। फिर पांचवा है संभाव्य वर्तमान। राम पढ़ता हो, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि राम पढ़ता हो या पढ़ रहा हो। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा काल में भूतकाल। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है।
जो हम क्रिया करते हैं या जो भी काम करते हैं उसके समाप्त होने का बोध होता है। तो इसके भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, सीता गई, सामान्य भूतकाल हो गया कि सीता गई। अब दूसरा है इसी का आसन्न भूत, सीता गई है, सीता गई है। तीसरा है पूर्ण भूत, सीता गई थी, सीता गई थी। फिर उसके बाद चौथा में है अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी। पांचवा में है संदिग्ध भूत, सीता गई होगी, सीता गई होगी। यहाँ पर संदिग्ध है, फिक्स पता नहीं है कि सीता गई है कि नहीं गई है, तो इसीलिए सीता गई होगी। फिर आता है छठवां प्रकार हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत, सीता जाती। यहाँ पर क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं, अतः यहाँ पर हेतु हेतु मदभूत भूतकाल है ना। फिर उसके बाद आ जाता है भविष्यत काल। क्या आ जाता है दोस्तों? भविष्यत काल। हाँ, भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। इसके भी 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यत, राम पढ़ेगा, सामान्य सी बात है कि राम पढ़ेगा। फिर दूसरा है संभाव्य भविष्यत, संभावना व्यक्त कर रहा है, संभव है राम पढ़े, संभव है राम पढ़े। फिर तीसरा में है हेतु हेतु मद भविष्यत, हाँ, हेतु हेतु मद भविष्यत, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। हाँ, यहाँ पर कुछ उसे दिया जा रहा है, कुछ प्रलोभन दिया जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आप उसे कुछ देते हो तो वह पढ़ेगा या पढ़े, है ना। तो इसमें एक क्रिया जो है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता तो इस प्रकार आपका ये काल भी समाप्त हो जाता है ना। और ये भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इसकी जो परिभाषा है, इसके जो प्रकार हैं, इसमें से किसी भी परीक्षा में, हिंदी से संबंधित परीक्षा में एक न एक प्रश्न आता ही है दोस्तों। और यहाँ पर हमें लगता है कि हम जान लेंगे, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हमारे पूरे प्रश्न को गलत कर देती है। अतः हमें यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की क्लास? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्लास में इस प्रकार की कमी है, आप उसे सुधार करिए ताकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में और सुधार कर सकूं। राधे राधे दोस्तों।